अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर करवाने का फैसला कर लिया है। वफाकी वुज़रा का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि पिछली मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही हल्का बंदियां होंगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि ताज़ा मरदमशुमारी के नताइज नोटिफाई नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल MQM और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सवाल हमारा यह है कि पुरानी और नई मरदमशुमारी के हवाले से इस तनाज़े का अंजाम क्या होगा। मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जावेद सुमरो ने हमें ज्वाइन किया है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और आदिल निज़ामी भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। पहले मुज़म्मिल साहब मैं आपके जानिब आऊँगी। 3 जमातों ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था जो पुरानी मरदमशुमारी थी, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि पुरानी ही मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस तनाज़े को? लेकिन नई मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची की गिनती के हवाले से अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। 3-4 दफ़ा उसमें तौसी भी की गई MQM के कहने पर, लेकिन ताहाल वो तनाज़ा हल नहीं हो सका। इसी तरह बलूचिस्तान की गिनती पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे पंजाब को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये जो मरदमशुमारी का तनाज़ा है ये पाकिस्तान में कोई नया तो नहीं, कोई 2017 की मरदमशुमारी पहली तो नहीं थी जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस मुल्क में तो 15-15 साल मरदमशुमारी हुई नहीं इस तनाज़े को अवॉइड करने के लिए। बिलखसूस आमरीत के अदवार में कभी भी मरदमशुमारी नहीं हुई है। हमने 3-3, 4-4 इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर करवाए हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा तनाज़ा है जो अभी तक हल नहीं हो सका है। मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी सख्त इम्प्लीकेशन हैं। अगर कराची की आबादी अंदरून सिंध की आबादी के बराबर हो जाती है तो दही सिंध का शहरी सिंध पर जो तसल्लुत है वो ख़त्म हो सकता है। इसी तरह बलूचिस्तान में पठान और बलोच इलाकों के दरमियान सियासी तवाज़ुन की बात है, किसकी सीटें बढ़ जाती हैं और कि बलोच इलाकों में आबादी कम हुई है या पठान इलाकों में आबादी बढ़ गई है, इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। जनूबी पंजाब और अपर पंजाब की इम्प्लीकेशंस हैं कि जनूबी पंजाब की आबादी कम हो गई है या अपर पंजाब की ज़्यादा हो गई है। तो ये मुश्किल फ़ैसले हैं और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत को अपने पहले साल में करने चाहिए ताकि अगले 2-3 साल में ये तनाज़ात तय हो जाएं इलेक्शन से पहले। 2017 की जो मरदमशुमारी थी वो मशरूत तौर पर कबूल की गई थी और एक ख्याल यही था कि 2018 में जो हुकूमत आएगी वो आते ही नई मरदमशुमारी करेगी, क्योंकि उसको पता था कि ये मरदमशुमारी मशरूत तौर पर कबूल की गई है 1 टाइम के लिए। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2022 तक नई मरदमशुमारी नहीं करवाई और जानबूझकर उन्होंने कि वो उनके तनाज़े खोलना नहीं चाहते थे। आप देखें ना, जिस मुल्क में 2023 में इंतखाबात होनी है वहाँ एक हुकूमत 2018 से 2022 तक रही है और उसने मरदमशुमारी नहीं कराई और वो EVM के चक्कर में पड़ी रही। इलेक्शन की बुनियाद EVM नहीं है, मरदमशुमारी है, हल्का बंदियां हैं, वोटर लिस्टें हैं। वो EVM के चक्कर में उन्होंने 1 साल कौम को बेवकूफ बनाए रखा। मरदमशुमारी उन्होंने ऑर्डर टाइमिंग बहुत अहम है। अगर हमें सही मरदमशुमारी करनी है, उस पर एतराज़ात को दूर करना है, डीलिमिटेशन सही करनी है तो हमें 2 साल चाहिए। एक 15 दिन, महीने, 6 माह में होने वाला काम नहीं है, क्योंकि जिन जिन जमातों को एतराज़ात है उन्होंने अपने एतराज़ात लेकर अदालतों में जाना है। किसी जगह रीकाउंटिंग होनी है, किसी जगह फ्रेश मरदमशुमारी होनी है। आप इस सारे पंडोरा बॉक्स को फिर 2017 की तरह बंद नहीं कर सकते। ठीक है। मैं समझता हूँ जो हुकूमत 2023 के इंतखाबात के बाद आए उसको पहला काम मुल्क में मरदमशुमारी करना चाहिए ताकि 4 साल में वो अपने प्रोसेस में एक्यूमुलेट। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, पहले भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे 2017 वाली मरदमशुमारी पर। अब भी जो सिलसिला शुरू हुआ है इंतखाबात, MQM और जो BNP मेंगल है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नहीं होने चाहिए हैं। किस तरह से देख रहे हैं, ये मामला मजीद उलझ सकता है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। आप देखें कि MQM तो बहुत अरसे से कहती रही कराची की जिस तरह डीलिमिटेशंस की गई और जो लास्ट वहाँ पे मरदमशुमारी हुई थी उन्होंने तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया था।
अनम मर्दमशुमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की कितनी आबादी है, किस इलाके में कितनी आबादी है, तो आप वसाइल की तकसीम क्या करेंगी। लेकिन ये हुकूमत भी जिस तरह यू टर्न ले रही है, PTI चेयरमैन के ऊपर तो बड़े इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन माशाल्लाह PDM हुकूमत ने जिस तरह यू टर्न लिया, या उनके जो तर्जुमान है, हुकूमती तर्जुमान जो हैं, वो जिस तरह इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, बड़ी मतलब मज़े का खेज़ बात मुझे लगती है। पहले जब PTI चेयरमैन कहते थे कि इलेक्शन करवाए जाए, तो कहते थे नहीं नहीं अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी तो मर्दमशुमारी होनी है, उसके बाद फिर डिलिमिटेशन होनी है, अभी तो इसके लिए इतना टाइम चाहिए। फिर कहते थे कि असम्बलियाँ जो तहलील है वक्त से पहले कर दी गई हैं। अभी भी ये खबर आ रही है कि कौमी असम्बली को वक्त से पहले तहलील कर दिया जाएगा ज़ाती मफादात के लिए। बेशक वो 2 दिन पहले तहलील होती है, वो अपनी मुद्दत चले कौमी असम्बली पर हम आगे जाकर बात करेंगे। नसीम सिद्दीकी इंतखाबात पे बात करें, अब ये राना सनाउल्लाह कौन होते हैं कहने वाले कि भाई हम ये जारी नहीं करेंगे। एक ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर मर्दमशुमारी हो गई है तो उसको आपको शाया करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किस जगह कितने लोग हैं। अभी आपके ऊपर बजट बांटा जा रहा है, जिस तरह कौमी असेंबली में अभी इलेक्शन से पहले बहरहाल फिर वो एक और बदनीयती वाली बात आ जाती है कि 62 अरब रुपया बांटा गया है कौमी असेंबली के मेंबरान में, 1 महीना जबकि कौमी असेंबली को जाने में रह गया है। तो इस तरह ये इंतखाबात करवाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वही पुरानी बात कर रहे हैं कि जो पुरानी मर्दमशुमारी थी उसके ऊपर रहते हुए। तो ये बात आज से 3 महीने तो पहले आपका स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप कहते कि जी पिछली वाली मर्दमशुमारी पे बिल्कुल इलेक्शन नहीं हो सकते, नई मर्दमशुमारी होगी, उसके ऊपर जो सेंसस आएगा उसके बाद इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। तो अभी क्या वजह है कि आप नई मर्दमशुमारी को अनाउंस नहीं करना चाह रहे? मेरे ख्याल में तो इसमें हुकूमती बदनीयती नज़र आ रही है, और जो इलेक्शन भी होंगे फिर वो फेयर एंड फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो आप अपनी मर्जी से हर चीज़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हर चीज़ जो है वो आवाम के ऊपर ठोंसते चले जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमती रवैया जो है वो काबिल तरदीद है। जावेद, आपको भी लगता है बदनीयती पर मबनी है हुकूमती रवैया? नई मर्दमशुमारी हो भी जाती है, फिर भी पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात की वजह क्या समझते हैं? जी देखें, ये जो मर्दमशुमारी का इशू है ये हमारे पाकिस्तान के पहले दिन बनने से लेकर आज तक ये जारी है, और जितनी भी मर्दमशुमारी हुई हैं उनके ऊपर एतराज़ात सियासी जमातों की जानिब से रहे हैं, और ये सियासी जमातों के अलावा जो मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात हैं पाकिस्तान की, उनकी तरफ से भी रही हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को याद कराऊं कि इस मर्दमशुमारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एतराज़ात रहे हैं, खासतौर पर सिंध देही और सिंध शहरी के हवाले से, जैसे MQM ने किया। लेकिन पीपल्स पार्टी उस चीज़ को मान गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पाकिस्तान की सियासत करनी है, वफाक की सियासत करनी है और वफाक को जोड़े रखना है। इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये मर्दमशुमारी जो है अब भी अगर आप 2023 में भी करवा लें, या जो इस वक्त इदारा शुमारियात की जानिब से ये मर्दमशुमारी का अमल जारी है, उसको 2 से 3 बार उसमें एक्सटेंड किया गया है। और ख़ास तौर पर एक मौके पर आकर MQM के जो रुकन कौमी असम्बली बल्कि ये कहा हूँ कि वफाकी वज़ीर हैं अमीनुल हक, उनको उस इदारा शुमारियात की उस सेंसस कमेटी में शामिल किया गया ताकि उनके एतराज़ात ख़त्म हो जाएं। तो जब उनको शामिल किया गया है तो मेरे ख्याल में अब MQM के जो एतराज़ात हैं ख़ास तौर पर देही शहरी इलाकों के अंदर से, तो उनको ये एतराज़ात ख़त्म कर देने चाहिए। अब उनका बंदा बैठा हुआ है, उनका मेंबर है, अब हर जो प्रोसेस है इस सेंसस का इदारा शुमारियात के अंदर जो सेंसस कमेटी कर रही है वो उनका बंदा बैठकर उस सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, और एहसन इकबाल साहब जो है वो खुद इस चीज़ को हेड कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत अगर हम देखें तो जो सियासी जमातें हैं वो बग़ैर किसी ज़रूरत के या बग़ैर किसी असबाब के इस अमल के ऊपर एतराज़ात करना उनके नहीं बनते। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक इस सारे अमल को एक्सेप्ट कर चुकी है, तो बाकियों को भी अब जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी रही सियासत, पॉइंट स्कोरिंग, तो वो सब सियासी जमातों ने अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है। और आपको भी पता है इलेक्शन के दिन शुरू होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी सियासी जमात ने कोई ना कोई स्टांस तो लेना है। अब किसी सियासी जमात के लिए ये स्टांस होगा कि सेंसस ठीक नहीं हुआ, पुराने सेंसस पे क्यों किया जा रहा है, नए सेंसस पे कर देनी चाहिए। तो ये इसी तरह से ये सवाल ही नहीं उठाने चाहिए, ये सवाल नहीं उठाने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आदिल, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? हुकूमत, आपको क्या लगता है हुकूमत ने ये फैसला क्यों किया है कि मर्दमशुमारी जो पुरानी है उसी पर इंतखाबात होंगे? बहुत शुक्रिया नम। आपने पहले तो ये देखना है कि 2017 से पहले जो है उससे पहले मर्दमशुमारी कब हुई। 2017 से पहले जो मर्दमशुमारी हुई वो 1998 में हुई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की टोटल जो आबादी थी वो 13 करोड़ थी। उसके बाद हमने देखा तकरीबन 19 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा से मर्दमशुमारी और 22 करोड़ आबादी हमारे सामने आई, और अब दोबारा से डिजिटल मर्दमशुमारी हो चुकी है, इन प्रोसेस है। मुश्तरका मफादात कौंसिल में आएगी, जिसके बाद नताइज शाया होंगे, जिसके बाद आगे जाके वो पूरा मामला गज़ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। अब ये सियासी जमातों ने सबसे पहले ये फ़ैसला करना है कि आपने इंतखाबात
बर वक्त करवाने हैं कि मरदमशुमारी के ये नताइज पहले लेके आने हैं? क्योंकि पहले नताइज, अब तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जब ये नताइज जो हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल में आएंगे, क्या सूबे इस पर एग्री भी करेंगे, क्या वहाँ से पास भी हो जाएगी? अगर पास हो जाएगी उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। 4 से 6 माह का वक्त इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को चाहिए नई हल्का बंदियाँ करने के लिए। क्या सियासी जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हों? पहले तो इस पर कंसेंसस कर लें, उसके बाद देखेंगे कि किसके ऊपर हमने इंतखाबात करवाने हैं। तो अभी हालिया जो सूरत हाल है उस पर तो बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि 2017 की ही मरदमशुमारी पर इंतखाबात सूट कर रहे हैं। अगर उस पर आप जाएंगे तो 4 से 6 माह ये, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो इंतखाबात आपके तकरीबन अगले साल जाकर मार्च अप्रैल से पहले होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये पहले डिसाइड करने की जरूरत है। बाकी हमने देखा कि हर मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। उसकी रीज़न हमारी पॉलिटिक्स हमने देखनी है। बेशतर हमारी जो सियासी जमातें हैं वो रीजनल हैं, लिसानी बुनियादों पर तकसीम है, उनका वोट बैंक है, फिर NFC अवार्ड है, वसाइल की तकसीम है। हर किसी ने अपनी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है, अपना वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है। लेकिन वोट बैंक दिखाना है, आबादी दिखानी है, ये नहीं बताना कि हम वहाँ के लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं। डिलीवर करने पर कोई बात नहीं करनी। तो लिहाजा अभी यही सूट करता है कि फौरी तौर पर इंतखाबात जो हैं हुकूमत अपनी मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे जो है वो ख़त्म कर लेगी। उसके बाद जो है 2 माह, अगर पहले तहलील होती है तो आपके सामने है सूरत हाल के 3 माह का वक्त होगा। तो इंतखाबात की जानिब आगे चलना चाहिए। मुल्क को बाकी बहुत से मसाइल भी दरपेश हैं, उनके बारे में भी सोचना। बिल्कुल सही है मुज़म्मिल साहब। एक तो ये कि अब चूंकि जो मरदमशुमारी है उस पर आवाम का अच्छा खासा पैसा लगता है, अरबों रुपए लगते हैं। हमेशा मरदमशुमारी पर तनाज़ा खड़ा हो जाता है। पिछली मरदमशुमारी वो सियासी जमातों को काबिल कबूल नहीं थी, उस पर एतराज़ात थे। अभी मरदमशुमारी है वो, उस पर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नताइज ही शाया नहीं करेंगे। वो किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं कि नताइज शाया नहीं करेंगे? लेकिन नताइज शाया होंगे मुश्तरका मुफादात काउंसिल की अप्रूवल के बगैर के बाद। इस वक्त मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो है वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि 2 सूबों में असेंबली नहीं है, 2 सूबों में निगरान हुकूमतें हैं। निगरान हुकूमतें कैसे सेंसस को पास कर सकती हैं? और जब वहाँ पे अगर तो इमरान खान साहब को बहुत ज़रूरत थी नए सेंसस के तहत, नसीम सिद्दीकी साहब ने इतना मुकदमा लड़ाया कि बड़ी बदनीयती थी, तो वैसे तो वो 2018 में आते ही करा लेते। उन्हें पता था कि ये पिछली सेंसस ठीक नहीं है। और अगर अपनी सूबाई असेंबलियां ना तोड़ते कि आज मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हो सकता और उसमें चारों सूबाई वज़राए आला बैठ सकते। अब इस सेंसस को आप इस मुश्तरका मुफादात काउंसिल में निगरान वज़राए आला से पास कराएंगे तो फिर आप कहेंगे कि जी उनका तो मैंडेट ही नहीं था, उनको तो इस काम के लिए लाया ही नहीं गया कि वो सेंसस को पास करें, वो तो डे टू डे काम के लिए आए हुए हैं। वो कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं जिससे सूबों के वसाइल का फैसला होना है, जिससे NFC अवार्ड का फैसला होना है, जिसकी इम्प्लीकेशन आगे इतनी ज़्यादा है। ये काम एक निगरान हुकूमत कैसे कर सकती है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन डिसीजन तो यही है कि आप, वैसे तो आपने देखा 1998 से 2017 तक नहीं हुई इस मुल्क में सेंसस। तो इस मुल्क में 2002 के भी इंतखाबात हुए, 8 के भी हुए, 13 के भी हुए, फिर उसके बाद जाके 17 में कराई। इसलिए अगर अब हो भी जाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहले कभी पुराने सेंसस पर इंतखाबात नहीं हुए तो लिहाजा आज पुराने सेंसस में इंतखाबात हो जाएंगे तो बड़ी तबाही हो जाएगी। हमने इस मुल्क में 2002, 2008, 2013 के इंतखाबात 1998 की सेंसस पे कराए। 1998 वाली जो मरदमशुमारी थी उस पर एतराज़ात कोई ऐसे नहीं थे, 2017 वाली पे एतराज़ात सामने आए थे। नहीं 98 वाली पर भी मुकम्मल इतराज़ात मौजूद थे। अच्छा। और वो उसके इतराज़ात के बाद ही तो फिर किसी ने कराने की कोशिश नहीं की कि उस पर। और उस वक्त एक गवर्नमेंट थी जिसकी 2/3 अक्सरियत थी, चारों सूबों में हुकूमत थी, और वो उसने इसलिए उसको अप्रूव करा लिया चारों सूबों से मुश्तरका मुफादात काउंसिल से, क्योंकि उसकी चारों सूबों में हुकूमत थी और उसकी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत थी, तो वो एक दफा बुलडोज होकर पास हो गई। वरना आपको तब भी नजर आता 98 में कि इतना ही तनाज़ा था, सब सियासी जमातों ने बात की थी। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें हमारी एथनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारी प्रोविंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, और सवाल सही गिनती का नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर सही गिनती हो भी जाए और आपकी पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हो जाए, मसलन सिंध की चेंज हो जाए, शहरी सिंध की आबादी दही सिंध के बराबर आ जाए, तो सिंध की पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदल जाएगी
और आपके लिए ये कोई छोटा फैसला तो नहीं होगा सिंध के लिए। इसी तरह जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के दरमियान अगर डेमोग्राफी बदल जाती है तो इसलिए ये कोई जल्दी में करने वाला काम नहीं है, इससे नुकसान हो जाएगा मुल्क का काफी। आप ये हुकूमत जो भी आए उसे पहले साल में करना चाहिए ताकि 3-4 साल में हर किस्म का तनाज़ा तय हो जाए, मुश्तरका मुफादात कौंसिल से भी, सूबाई असेंबलियों से भी, पार्लियामेंट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, और वेट हो जाए वो मर्दमशुमार। बिल्कुल सही है मुजम्मिल साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नहीं एक ड्यू तो हो गए आप। नहीं आनम, आपने कमेंट गलत किया है। उन्होंने एक कर दी है, जो भी सेंसस हुआ है वो नई गवर्नमेंट जो आएगी वो अपनी मुश्तरका मुफादात कौंसिल में उसे ले आएगी। वो सेंसस को जाया तो नहीं हो गया, वो फिगर्स अपनी जगह मौजूद है। वो नई मुश्तरका मुफादात कौंसिल में और नई पार्लियामेंट में आ जाएगी। इंतखाबात करवानी चाहिए। चलिए ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको लगता है पहले साल में इंतखाबात नहीं, मर्दमशुमारी? जी अच्छा अनम, जो आप सवाल पूछ रही है मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए बात यह है कि आपने बड़ा सही सवाल किया है। अब असल में हुकूमती तर्जमानों को यही मसला है कि जब उनसे पूछा जाता है कि भाई पहले आप क्यों इस बात को इतना इग्नाइट कर रहे थे या इतना प्रमोट कर रहे थे कि जी अभी तो ये सेंसस भी होना है इसलिए इंतखाबात नहीं हो सकते, अब क्योंकि अपोजिशन और पीटीआई इस वक्त मैदान में नज़र नहीं आ रही तो इनको इंतखाबात की जल्दी है। और ये जो सेंसस हुए हैं इसके ऊपर अरबों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी, इसको छोड़ दिया जाता कि जो नई हुकूमत आएगी वो आके सेंसस भी करा लेगी और मुश्तरका मुफादात कौंसिल में इस केस को पेश भी कर देगी। दूसरी बात कहा जा रहा है कि जी पंजाब हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इस मुल्क में मुश्तरका मुफादात में पेश करने का मतलब तो आइनी तौर पे है ना, तो आइन तो मौजूद नहीं है, आइन तो पहले ही आप तोड़ चुके हैं। आइन की तो आप रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था आपने 90 दिन में, ना इलेक्शन कराए पंजाब हुकूमत के ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। तो आप बाकी तो जो तख्तियां लगा रहे हैं, बाकी अभी हॉस्पिटल्स में मैं आज खबर पढ़ रहा था कि वहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहाँ तमाम फर्नीचर चेंज किया जाए, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ये भी तो निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत का मैंडेट होता है इंतखाबात कराना, और वो इंतखाबात नहीं करा सकी तो बाकी काम भी कर ले। जब सारे काम कर लिए तो इसमें भी वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल में भी पेश हो जाती। बात फिर वहीं आ जाती है कि अब इनको क्योंकि अपोजिशन नजर नहीं आ रही, इनको नजर आ रहा है कि पीटीआई के अंदर बहुत ज्यादा टूट फूट है, वो जोर से नहीं खड़े हुए। जब 3 महीने पहले वो इलेक्शन की बात करते थे तो हुकूमत को एक किस्म का किस तरह खौफ तारी हो जाता था, और हर दलील हुकूमती तर्जुमान बेशक वो टीवी पे होते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो यही दलील पेश करते थे कि अभी तो ये रुकावटें हैं, आईनी तौर पे ये रुकावट है, सेंसस होने हैं। लेकिन जो ही पीटीआई जरा मैदान में से इस वक्त नजर आ रही है कि मौजूद नहीं है, तो अब इनको इलेक्शन की भी जल्दी है, ये कौमी असम्बली भी जल्दी तहलील करने पर तैयार है और फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं ताकि मैदान में अगर अपोजिशन नहीं होगी तो मर्जी से अपनी हुकूमत साजी कर सकेंगे। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया आदिल। और सुमरो में आपसे भी बात करूंगी इसी मामले पर, लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मरदमशुमारी के हवाले से। जावेद, मैं आपकी जानिब आऊंगी। शफाफियत पर इंतखाबात की शफाफियत चूंकि सेंसस से जुड़ी होती है, मरदमशुमारी से जुड़ी होती है, वरना इस पर सवालात उठते हैं। आपको लगता है कि पुरानी मरदमशुमारी पर जब इंतखाबात होंगे तो शफाफ होंगे, उस पर कोई सवाल नहीं उठेंगे? देखें, मुझे तो बजाय ये लगता है कि तमाम सियासी जमातें यही चाहती हैं कि पुराने सेंसस के जो नताइज हैं उसी के ऊपर ये आइंदा आम इंतखाबात जो हैं वो कराए जाएँ, क्योंकि उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नई मरदमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियाँ होंगी, नए वोटर्स आएंगे, फिर उनके लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे कि वो उन तमाम सीट्स को, उन हल्का बंदियों को किस तरह से करेंगे। तो ये तमाम सियासी जमातें हैं, ये खुद भी चाहती हैं ज़ाती तौर पर कि पुराने नताइज पर ये आइंदा आम इंतखाबात हों। अगर इनमें सच्चाई होती, तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ किसी मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन की नहीं कर रहा, जो छोटी बड़ी जमातें हैं उनकी भी ये सच्चाई तब साबित होगी जब वो इस मामले पर मिल बैठेंगे। हमारे सामने पाकिस्तान की तारीख में 1973 का जो आइन है वो हमारे सामने है, वो किस तरह से जो है वो एक इत्तफाक राय से जाके वो मंजूर हुआ पार्लियामेंट से, और आज तक वो चल रहा है। तो अगर ये तमाम सियासी जमातें उस तरह से माजी की उस जो स्पिरिट है उसको सामने रखते हुए आज भी
वो स्प्लिट सामने लाएं और सेंसस के हवाले से काम करना शुरू कर दें, तो मेरे नज़र में ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन चूंकि इन तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी एक पॉइंट स्कोरिंग करनी है, सियासत करनी है, वोटर को इंगेज रखना है और लोगों को ये बताना है कि जी वसाइल क्या हैं, वसाइल की तकसीम किस तरह से होती है, तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक सियासत की जा रही है। इवन तमाम सियासी जमातों की जानिब से कोई भी एक ऐसी सियासी जमात नहीं है जो सच्चाई से और नेक नियति से चाहती हो कि सेंसस का मसला जो है वो पाकिस्तान में हल हो। ठीक है आदिल, आपको लगता है इन तमाम सियासी जमातों की, जिस तरह जावेद भी बात कर रहे थे, इनके लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं या शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ये बात की है कि उन्होंने कहा है कि इंतखाबात ज़रूरी हैं या शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। सेंसस के मामले पर बात करते हुए उन्होंने ये बात की है। देखिए ना, मजबूरी तौर पर सिर्फ 24 दिन बाकी हैं मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में। अगर आपने नताइज जो हैं वो शाया करने हैं, उस पर एतराज़ात आएंगे, सूबे उसको देखेंगे, उसके बाद वो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया होगी, जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि 2 सूबों में हुकूमतें ही नहीं हैं, वो मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। तो इस टाइम जो मौजूदा हालात है, तमाम सियासी जमातें जो हैं, PTI का दरीना मौक़िफ़ है वो तो बल्कि इस वक्त तक आने का भी इंतज़ार नहीं था उनको था कि पहले इंतखाबात हो जाएँ। बाकी जो मौजूदा PDM जमातें हैं, इनका था कि इंतखाबात डिले हों, ये चाह रहे थे कोई इकनॉमिक एमरजेंसी लगा कर कोई मामला आगे लेके जाएं, लेकिन अभी उनको सूट कर रहा है कि फ़ौरी इंतखाबात हों। चलें, जो उनको सूट कर रहा है, या PTI जो पहले चाह रही थी, ये कुछ आगे उसको डिले करना चाह रहे थे, लेकिन जो बुक है आईन पाकिस्तान है उसके मुताबिक खुशाइंद है कि तीसरी जो मुसलसल तीसरी पार्लिमान जो है अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, उसके बाद दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। अब इंतखाबात बर वक्त कैसे हो सकते हैं? 2017 की मरदमशुमारी इसी सिस्टम के तहत हुई थी, इसी तरीके से हुई थी। क्या अभी जो मरदमशुमारी हुई है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतराज़ात नहीं हैं? अभी से एतराज़ात हो गए। कराची में देखा हमने कि रीकाउंट हुआ, ऑल दो MKM जो है अभी थोड़ा रिलैक्स दिखाई दे रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस हवाले से कहा कि इंतखाबात लेट होते हैं तो हो जाएँ, मज़ीद टाइम ले लें। लेकिन मज़ीद टाइम क्या आप चाह रहे हैं कि जो पार्लिमान है अब वो ना हो, ये मुल्क दोबारा कोई टेक्नोक्रेट, कोई इकोनॉमिस्ट या कोई निगरान वज़ीर आज़म 6-6, 8-8 महीने चलाए? सूबों में आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन मरकज़ में आप चाह रहे हैं कि सिस्टम इस तरह चला जाए। बाकी सूबाई हुकूमतें हैं जो निगरान हुकूमतें, अब वो मौजूद हैं। आप प्रोग्राम कर रही हैं व्यूज़ मेकर, यहाँ पे मुजम्मिल साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिद्दीकी साहब हैं, सोमरो साहब हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, रोड जैम पैक हो गया है, और आपको अगर कह दिया जाए कि इस प्रोग्राम को हमने रात 9 बजे तक कंटिन्यू करना है, आप इस सीट पे इसको कंटिन्यू करेंगी। अब जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उनको जो कहा गया कि वो 3 माह के लिए हैं, 2 माह के लिए हैं, लेकिन जब आगे सिस्टम ही नहीं चल रहा, आगे इंतखाबात ही नहीं हो रहे, तो उन्होंने कंटिन्यू करना है, उन्होंने सिस्टम चलाना है, उन्होंने आगे चीज़ें करनी है, सूबा चलाना है, लोगों को डिलीवर करना है। वो जिस काम के लिए आए हैं उन्होंने करना है। बिल्कुल काम उनका इंतखाब था, लेकिन इंतखाब नहीं हो रहे। जब तक इंतखाब नहीं होते तो उन्होंने परफॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है। एक और अहम मामला भी है, कौमी असम्बली की तहलील से मुताल्लिक मामला ज़ेर बहस है कि क्या हुकूमत अगस्त की रात 12 बजे तक अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी या इससे पहले ये असम्बली तहलील कर दी जाएगी। बर वक्त असम्बली तहलील होने की सूरत में इंतखाबात 60 दिनों में होंगे, जबकि मुद्दत से पहले तहलील होने पर इंतखाबात 90 दिनों में होंगे। सवाल हमारा यह है कि कौमी असम्बली वक्त पर तहलील होगी या वक्त से पहले? मुजम्मिल साहब, वक्त से पहले तहलील होगी असम्बली या वक्त पर ही होगी? देखें, वक्त से पहले हो या वक्त पर हो, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों को साथ तहलील होना है। आप ये समझें, अगर कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील हो भी जाती है और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां वक्त से पहले तहलील नहीं होती, तो फिर क्या सिंध और बलूचिस्तान में 60 दिन में इलेक्शन होंगे और कौमी असम्बली का इलेक्शन 90 दिन में होगा? फिर भी इलेक्शन एक ही दिन में होना है। इसलिए मेरे ख्याल में एक वसी कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हो कि वो सिंध असेंबली भी उसी दिन तोड़ दे, बाप पार्टी ऑन बोर्ड हो कि वो बलूचिस्तान असेंबली बजिंजो साहब उसी दिन तोड़ दें। उसके बाद पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। ऐसा माजी में हुआ है, एक ही दिन जो है असेंबलियां जाती रही हैं, एक ही दिन आती रही हैं। लेकिन मेरी जाती राय है कि कबल अज वक्त 8 अगस्त पर ज़्यादा इत्तेफाक राय हो रहा है और 90 दिन में इंतखाबात की बात हो रही है। 56 दिन का तो शेड्यूल होता है और 60 दिन में कराना ज़रा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए भी मौजूदा सूरत हाल में, इसलिए 90 दिन की बात हो रही है और मुझे लगता है ये 8 अगस्त को ही हो जाएगा। यहाँ एक बात मैं और भी करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त जोश खताबत में ये भूल जाते हैं कि इंतखाबात कराना निगरान हुकूमत का काम नहीं है।
वो इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन का काम है या अदलिया का काम है कि वो आइन पर, और अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा, नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हुक्म नहीं जारी कर सका जिससे इंतखाब हो सके, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को अपनी कारकर्दगी पर नजरसानी करनी चाहिए कि वो क्यों नहीं डूएबल ऑर्डर्स दे सके इस बारे में। लेकिन निगरान हुकूमत का क्या कसूर है, वो तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। जावेद सुमरो, आपको क्या लग रहा है? एक तो ये कि तहलील वक्त पर होगी या वक्त से पहले होगी, एक ये बहस भी चल रही है, और लेकिन जो बात नहीं हो रही है वो नवाज शरीफ की वापसी की है। वो वापस आएंगे कब, ये कोई तारीख सामने नहीं आ रही। कौमी असम्बली तहलील होने की बातें आ रही हैं। देखें जी, इस किस्म की जो बातें होती हैं वो सियासी जमातें बहुत ज़्यादा उसको छुपाती हैं कि उनके जो कायद हैं या उनकी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में वापस कब आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे मुजम्मिल सहरवर्दी साहब की एक बात को मैं उस पर एक कमेंट करना चाहूँगा कि जो निगरान हुकूमतें होती हैं वो टूल होती हैं, वो आला होती हैं इलेक्शन कमीशन के लिए कि मुल्क के अंदर वो इंतखाबात करवाए। ये कैसे कहा जा सकता है कि जो निगरान हुकूमत है वो इंतखाबात नहीं कराएगी? अगर निगरान हुकूमत इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं देगी तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ऑर्डर ही पास करना है। दूसरी चीज रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस वक्त जो सूरत हाल हमने देखी है, उनका कौन सा ऑर्डर जो है वो माना गया है? कोई एक ऑर्डर मुझे बताएं इस 13 माह के अंदर कोई माना गया हो। 14 मई के अंदर जो है वो इंतखाबात कराने का हुक्मनामा जारी हुआ। एग्जीक्यूटर है कौन? वो हुकूमत पाकिस्तान है। आर्टिकल 190 के तहत एग्जीक्यूशन किसने करनी है? वो करनी है हुकूमत ने। और हुकूमत अगर उस ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं करेगी तो फिर ये ऑर्डर्स इसी तरह रह जाते हैं। जैसे 2007 में जो है वो एक इमरजेंसी पाकिस्तान के अंदर लगी थी 3 नवंबर 2007 में, और 15 नवंबर 2007 में वो इमरजेंसी खत्म हो गई थी। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया था 7 रुकनी बेंच का कि वो इमरजेंसी जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। लेकिन चूंकि हुकूमत उस वक्त मजबूत थी, उन्होंने उनका हुक्म नहीं माना। तो मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही कि इन्होंने हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रही। कहाँ मान रही है? तो जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आप नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट उस सूरत हाल में क्या करे? हाँ, अलबत्ता आप ये देखें कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, हम क्या देख रहे हैं कि उनके आने से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 4 सूबों में क्लीन स्वीप करेगी। मेरा नहीं है ख्याल, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से पीटीआई ने उनको बहुत ज्यादा सेट बैक दिया हुआ था। ठीक है, इस वक्त पीटीआई को एक लेबिंग, और नई पार्टियां भी आ गई हैं मैदान, नई पार्टियां भी और भी बनेगी। देखिए, ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर खास तौर पर जब इंतखाबात आते हैं, हमने माजी में देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर से जो मुख्तलिफ धड़े बने। तो सूरत हाल ये चलती है, ये इंतखाबात के अंदर मामला आते हैं, और जब इंतखाबात होते हैं तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आते हैं वो अपना पलड़ा खुद से भारी करते हैं। तो सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल कि अब चूंकि नून लीग इस बात को बहुत ज्यादा छुपा रही है कि मियाँ साहब कब आएंगे, तो अब ये उनसे ही पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो है इस वक्त की सूरत हाल है उसमें यही लग रहा है कि मियाँ साहब जो है ना इंतखाबात से पहले जरूर वापस आएंगे। मियाँ साहब इंतखाबात से पहले जरूर आएंगे और कोई डेट सामने नहीं आ रही। नसीम सिद्दीकी साहब, पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हुई, लेकिन वहाँ पर 90 दिनों में इंतखाबात नहीं हो सके। अब कौमी असम्बली ने तहलील होना है, सारी हुकूमतें ख़त्म हो रही हैं, इंतखाबात वक्त पर होंगे और क्या असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी? मैं 2 हिस्सों में जवाब दूंगा। पहले तो मुजम्मिल साहब के हम प्रोग्राम निकालते हैं पिछले वाले। आज इन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतों का काम इलेक्शन कराना नहीं होता, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम होता। हम प्रोग्राम पिछले निकालते हैं जिसमें मुजम्मिल सहरवर्दी साहब फरमाते थे कि देखें जी, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करा दिए तो यहाँ पे तो हुकूमतें आ जाएंगी। फिर जब नेशनल असम्बली और उसकी सिंध असम्बली और बलोचिस्तान की बारी होगी तो यहाँ पे तो हुकूमतें मौजूद होंगी और वहाँ पे निगरान हुकूमतें होंगी, तो वो फिर इंटरफियर बीच में कर सकेंगे। तो फिर ये तो बयान तब्दील करने वाली बात है ना। अगर इलेक्शन कमीशन का काम कराना उस वक्त था तो फिर निगरान हुकूमतों का ना अभी कोई काम है ना उस वक्त काम है। जो नवाज शरीफ साहब वाली बात की है, देखिए हम नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, उनको किसने रोका हुआ है? वो जेल तो पहले भी जा चुके हैं, अगर अभी आते हैं उनको जेल जाना पड़ता है। कल क्लियर भी हो गए, जिस तरह आपने देखा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, सबको क्लीन चिट मिलती जा रही है। ये कोई नई बात, अचंभे वाली बात नहीं है। जिसकी हुकूमत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बात यह है कि अभी इसमें बदनीयती इसलिए आ जाती है कि आप पहले कहते थे कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, असेंबली वक्त पूरा करेगी। अगर आप 2 दिन पहले भी तोड़ते हैं
तो असेंबलियां अपना वक्त पूरा नहीं करेंगी, मुद्दत पूरी नहीं होगी। और वो जो 2-4 दिन पहले आपका असेंबली तोड़ने का प्लान है वो इसी वजह से है कि आपको 90 रोज मिल जाए। भाई जब आइन में लिखा है कि 60 रोज, तो आपको वहाँ क्या प्रॉब्लम है 56 दिनों की? मतलब जब इलेक्शन नहीं कराने तो उसकी भी तावीलें हैं, जब इलेक्शन कराने तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं से आइन में से अपना रास्ता ढूंढ के आ जाते हैं। लेकिन ये भी तो आइन में ही रास्ता दिया हुआ है। जी वही बात है ना। फिर 60 दिन में कराएं ना, मुद्दत पूरी करें, 60 दिन में करवाएं। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, नून लीग को ज्यादा पता होगा। सही वक्त का और वो इंतजार ये चाहते हैं कि क्योंकि 16 सितंबर को एक अहम तैनाती जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आ जाना, और वो शायद सोचते हैं कि उनको उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो अगर 60 दिन में इलेक्शन कराएंगे और नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर के बाद आते हैं तो 8 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं, तो कैंपेन का इतना टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बात नवंबर तक चली जाती है, क्योंकि अगर असेंबली पहले तोड़ेंगे 90 दिन का टाइम मिलेगा, तो अगर 16 सितंबर के बाद नवाज शरीफ आते हैं तो कम से कम 2 महीने मिल जाएंगे। तो बात तो मफादात की आ गई ना। अगर इमरान खान असेंबली पहले डिसॉल्व करता है तो वो गलत काम करता है। आप अगर पहले डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास उसकी तावीलें मौजूद हैं, तो गलत ही होता है। अगर इमरान खान ने पहले असेंबलियां तोड़ के गलत काम किया था, हालांकि गलत तो नहीं था, गैर आईनी तो कम से कम नहीं था। जो आइन में एक चीज दी गई है आपको उस पर अमल करना चाहिए। अगर अभी इलेक्शन होते हैं और पंजाब हुकूमत 1 साल बाद जो वजीर आला है उसको डिसॉल्व कर देता है, तो क्या 4 साल इंतजार किया जाएगा कि जी अभी 4 साल इंतजार करें, क्योंकि अगर आपका इलेक्शन पहले हो गया तो हमारा इलेक्शन बाद में हो जाएगा? ये सब बदनीयती पे मबनी बातें होती है। फेयरनेस होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, और वो उनको करवाने चाहिए। ठीक है आदिल, मैं आपकी जाने भी यही सवाल लेकर आऊंगी। एक तो जो सही वक्त है जिसका नवाज शरीफ इंतजार कर रहे हैं वो मुझे उन्होंने मुझे मुखातिब किया उन्होंने। मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा, मैं आदिल का कमेंट लेके आपकी तरफ आती हूँ, आपको मौका देती हूँ मैं जवाब देने का। आदिल, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपको लगता है असेंबली वक्त पर तहलील होगी या वक्त से पहले हो जाएगी? और अगर वक्त से पहले होती है तो क्या फर्क पड़ेगा? देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि 8 अगस्त को जो है हुकूमत जो है उसको नेशनल असम्बली को तहलील कर दे और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। अब ये सबसे पहले हमने समझना है कि 60 और 90 रोज़ की कहानी क्या है। जब पार्लिमान अपनी मुद्दत पूरी करेगी, 60 रोज़ में इंतखाबात, सबको पता है कि 60 फलानी डेट को पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन पहले से तैयार है, हल्का बंदियाँ पहले से की हुई हैं, बाकी सारे मामला पहले से प्रिपरेशन जो है इलेक्शन की वो स्टार्ट हो जाती है, इसलिए 60 दिन है। लेकिन जो 90 रोज़ का है कि अगर नेशनल असम्बली को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो डिज़ोल्व कर दे तो 90 रोज़ में इंतखाब इसलिए होगा ताकि पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करने का मौका मिल सके, कैंडिडेट तैयारी कर सकें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने बैलेट पेपर पूरा अमूरे इलेक्शन चलाना है वो तैयारी कर सकें, इसलिए 30 रोज़ का अजाफी वक्त दिया जाता है। लेकिन अभी क्योंकि अब 2 रोज़ पहले जो है बिल्कुल किसी सूरत भी पार्लियामान को डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। बाकी सूबे जो हैं वो जैसी मुद्दत पूरी होती है कौमी असम्बली की तो ऑनर करना चाहिए। कौमी असम्बली वफाक पाकिस्तान की अलामत है, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद है। सूबे उसको ऑनर करें और उसी डेट के ऊपर अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको डिज़ोल्व कर दें ताकि मामला एक साथ चल सके और आगे हम आगे चल सकें। बाकी एक और इंटरम के हवाले से भी बात हुई ना बीच में, मैं एक ऐड कर दूँ, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इलेक्शन की डेट दे दी है? जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट दे देगा उसके बाद सूबाई हुकूमतें जो हैं वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें और इलेक्शन के लिए इंतजाम करें। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल जावेद साहब, एक सेकंड, मैं जरा मुजम्मिल साहब का कमेंट ऐड करूं। मुजम्मिल साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, एक तो नसीम सिद्दीकी साहब ने मुझे कहा कि हम ये दलील देते थे कि निगरान हुकूमतें जो हैं वो पहले पंजाब में हुकूमत आ जाएगी, फिर वो मरकज़ पे असरअंदाज होगी, फिर मरकज़ पे हुकूमत होगी, वो पंजाब के इलेक्शन पे असरअंदाज होगी। तो आज भी तो यही हमारी दलील के जवाब में यही है कि तीनों असेंबलियां जो मौजूद हैं वो एक दिन टूटें। हमारी दलील के जवाब में ही आज कोई नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए 2 दिन पहले आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी अपनी असेंबली तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहती है, लिहाजा वो अपनी असेंबली 2 दिन पहले तोड़ देगी। नवाज शरीफ की सहूलत, एक मिनट बात करने दे नसीम सिद्दीकी साहब, कोई बात नहीं नसीम सिद्दीकी साहब, वो हालात रखो।
आ जाएगा पीटीआई का दौर वापस, ऐने परेशान ना हो वो। लेकिन मेरा ये अपनी बात खत्म करें। हुकूमतें किस नहीं, तो इसलिए इस मुल्क में असेंबलियां तोड़ना कोई बच्चों का खिलौने का खेल नहीं होना चाहिए। कौमी इत्तेफाक के राय से ये फैसले होने चाहिए और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जावेद आप जरा वन लाइनर जल्दी से। मैं इस पे एक चीज कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर वाला केस था उसकी पहली समाअत थी। ठीक है। उस पहली समाअत में मोहतरम ख्वाजा साद रफीक साहब ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो 12 अगस्त 2023 से रात 12 बजे से 1 मिनट ना आगे जाएंगे ना 1 मिनट पीछे जाएंगे। अगर वो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो दे चुके हैं वहां पे, तो फिर अगर उससे पहले ये असेंबली टूटती है तो फिर मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नीन के जो कायदीन हैं वो अपने ही अल्फाज पर कायम नहीं रहते, अपने अल्फाज पर ही कायम नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब आगे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। IMF और दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद इंटरबैंक मार्केट में रुपए की बेकदरी का सिलसिला रुक नहीं रहा है। डॉलर की नुमायां आमद के बावजूद आज मुसलसल तीसरे कारोबारी रोज रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी रहा है। सवाल हमारा यह है कि डॉलर की नुमायां आमद के बावजूद रुपए की कदर में मुसलसल तीसरे रोज कमी की वजूहात क्या हैं? जावेद, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपको क्या लगता है, डॉलर आ रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रुपया तगड़ा नहीं हो रहा? उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के कार्टेल्स मौजूद हैं वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का रुपया जो है वो इस तरह से मुस्तहकम हो, उसमें इस्तेहकाम आए। इस सूरत हाल को अगर देखें तो हुकूमत में मैं ज़रूर इस पर क्रेडिट दूंगा कि जिस दिन से इसहाक डार साहब आए हैं उन्होंने वादे बईद किए, उस पर कोशिश की, उन्होंने वो पूरे किए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। तो इस सूरत हाल में इस हुकूमत ने नो डाउट पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने जितनी भी कोशिशें की दोस्त ममालिक से, जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनसे उन्होंने रकम ला के पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसमें इजाफा किया। होना तो यही चाहिए था कि इन फॉरेन रिजर्व्स आने के बाद पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुस्तहकम होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर मैं एक आम शहरी भी हूँ, जर्नलिस्ट होने के साथ मैं आम शहरी भी हूँ, अगर हम मार्केट में जाएं तो कार्टेल्स बैठे हुए हैं, वो किस तरह से चाहेंगे कि उनकी सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से उनको नुकसान हो जाए। तो ये सारे पूरी एक प्लानिंग के साथ किया जाता है कि ये जो रुपए का जो इस्तेकाम है वो ना आए। ठीक है जावेद, आपका कमेंट आ गया। मुझे आगे बढ़ते हुए मुजम्मिल साहब मैं आपके जानिब आऊंगी। डॉलर्स आ रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि डॉलर मुल्क में आएगा तो रुपया तगड़ा होगा, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है ये जो अब इन दिनों रुपया बढ़ा है उसकी वजह यह है कि एलसीज की इजाज़त दी गई है और बैंक्स को ये कहा गया है कि अगर उन्होंने कोई एलसीज खोलनी है तो वो उसके डॉलर्स खुद अरेंज करें। वो स्टेट बैंक से वो डॉलर्स मत लें एलसीज के लिए। तो जब बैंक्स ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीदता है तो मार्केट में तेज़ी आती है और रुपए की कदर गिरती है, डॉलर नायाब होता है। तो हमारे यहाँ ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है और हम इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, उसकी वजह से जब बैंक्स एलसीज खोलते हैं और एलसीज में तेज़ी आती है तो हमने देखा है कि रुपए की कदर गिरती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना मुसलसल अमल है। आज भी 60 करोड़ डॉलर चाइनीज एग्जिम बैंक से आए हैं और पैसे भी आने हैं। ये रुपया वापस नीचे आ जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मुझे आर्जी लगता है। आपको आर्जी लग रहा है? आदिल, किस तरह से रुपए की कदर मुस्तहकम होगी? डॉलर आ गया है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा। देखें, जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब ने कहा, एलसीज बंद थी, इंपोर्ट आपकी उस तरह से नहीं हो पा रही थी, लोगों को मुश्किलात का सामना था और एकदम से जब बाहर से भी पैसा आया दोस्त ममालिक और IMF से, जिस तरह से पहली किस्त जारी हुई है, तो उसके बाद हमने देखा कि एकदम जो मार्केट थी उसमें ये सिचुएशन बनी कि लोगों को लगा कि डॉलर का रेट बहुत नीचे आ जाएगा। मलिक बोस्तान साहब ने एक बड़ा फिगर दिया कि 250 के अराउंड डॉलर का जो प्राइस आ जाएगा, जिसके बाद एकदम से बहुत सारा डॉलर मार्केट में आया, लोगों ने जो रखा हुआ था उन्होंने चेंज करवाया, तो तब देखा थोड़ा समय 270 तक आया। लेकिन डॉलर की जो इस टाइम रियल जो प्राइस है वो 270 280 तक रहेगी। इसके बिटवीन कुछ रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो फ़र्क
था वो गवर्नमेंट ने जो उस पर जो बैलेंस किया है, IMF ने ऑल दो उसके ऊपर बड़ी शर्त भी रखी हुई थी, इसाक डार साहब ने उस पर काम किया, तो वो एक खुशाइन चीज़ है क्योंकि डॉलर 330 रुपए में नहीं मिल रहा था। जो फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हवाला हुंडी के जरिए पैसा भेज रहे थे, बल्कि डायरेक्ट जो है चाइना और बाकी जहाँ से एक्सपोर्ट हो रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, वहाँ पर पैसा भेजा जा रहा था। अभी एक अच्छी चीज़ है, अभी इसको ग्रेजुअली जो है नीचे आना चाहिए। इसाक डार पर पहले ये भी इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से पिछली हुकूमत में डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था। जो उनकी गुज़िश्ता जो वजारत थी 2016-17 तक, उनका ये इल्ज़ाम था, पीटीआई गवर्नमेंट भी उनको क्रिटिसाइज़ करती रही, लेकिन अभी एक अच्छे तरीके से वो प्ले कर रहे हैं। जो मार्केट में उसकी रियल प्राइस है वो 270-280 के बिटवीन अराउंड रहेगी, तो उस तक इसको ग्रेजुअली नीचे जाना चाहिए और भी ये बेहतर है ये पोजीशन। ठीक है नसीम साहब, आपको भी लगता है डार साहब अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं? पहले जिस तरह से उन पर इल्ज़ामात रखते हैं, लगते रहे हैं कि मईशत उनसे संभल नहीं रही है, लेकिन अब उनका रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से हुकूमत के ये ऐसे इकदाम हैं, जिस तरह हमें दोस्त मुल्कों से भी कर्जा मिला है और IMF से भी हमारी डील होगी, जो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और डॉलर बिल्कुल मेरे ख्याल से डॉलर रुपया मुस्तहकम है। वजह यह कि 5-10 रुपए का अगर फ्लक्चुएशन होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र है कि जिस तरह आदिल ने कहा कि 330 का नहीं मिल रहा था, तो ये 300 से ऊपर नहीं क्रॉस कर गया, 280 के करीब है। और अगर 270-280 पे ये फ्लक्चुएट करता रहता तो कोई नहीं। हमारी मार्केट इसी किस्म की है। ये लोन्स मिलने से कोई हमारी कारकर्दगी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई ना, हमारी कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ गई, हमारी कोई रेमिटेंसेज नहीं बढ़ गई, हमारी कोई टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ गई। अभी तो जिस तरह UAE ने $1 अरब आपको दिया तो खर्च करने के लिए नहीं दिया, बैंक में रखने के लिए दिया। सऊदीया ने $2 अरब आपको दिए, बैंक में रखने को दिए, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप पैसा वो यूज़ करेंगे जो आपको IMF ने दिए या जो चाइना रोल बैक कर रहा है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे कोई बहुत अच्छे तो हालात हो नहीं गए कि डॉलर भी काबू में आ जाएगा, मईशत भी काबू में आ जाएगा। हम डिफ़ॉल्ट से बचे हैं, यानी कि हम खाई में गिरने से बचे हैं, लेकिन खाई के किनारे हैं, तो रिस्क अभी भी मौजूद है। लेकिन मौजूदा हालात में अगर डॉलर 280 पे भी है तो मेरे ख्याल से ये कंट्रोल्ड है और हुकूमत का ये ऐसा इकदाम है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है जी, आपको लगता है कि हुकूमत का ये ऐसा इकदाम है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।